चैप्टर्स 21, 22, 23, 24। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 21। बड़े भाई को नंबर 1 कैसे मिल गया? आसमान अभी साफ नहीं हुआ था और सूरज भी नहीं उगा था। पूरबी दिशा में बस हल्की सी रोशनी फैलनी शुरू हुई थी। आसमान के गहरे रंग धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे और रात की महक अभी भी हवा में बाकी थी। सड़कें सुनसान थी, तभी तेज कदमों की आवाज आई। सुबह सुबह पहाड़ की हवा में नमी थी, फिर भी गु यू फैंग झेंग को जरा सी भी ठंड नहीं लग रही थी। उसका दिल जोश से उबल रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और अब वो तेजी से एकेडमी की तरफ जा रहा था। मैं पिछले कुछ दिनों से कितनी कड़ी मेहनत कर रहा हूं, 2 प्राइमेवल स्टोन्स खर्च कर दिए। कल रात तो मैं सोया भी नहीं और आखिरकार मैंने मूनलाइट गु को सफलता से रिफाइन कर ही लिया। मैं न ग्रेट टैलेंट हूं और इतना मेहनती भी। कोई भी मुझसे तेज नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। पापा और मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। जब उसने यूएस पाल के बारे में सोचा, जब उसने अपने चाचा और चाची को यह खुशखबरी सुनाई थी, तो उन्होंने खुशी और सुकून जाहिर किया था, जिससे फैंग झेंग के दिल में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई थी। बस इंतजार करो, तुम सब क्लैन के लोग जिन्होंने मुझे नीची नजर से देखा, और बड़े भाई, आज से मैं तुम सबको मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझे, गु यू फैंग झेंग को, सर उठाकर देखो। जितना वो सोचता, उतना हाई फैंग झेंग एक्साइटेड होता जा रहा था। वो अपनी मुट्ठियां भींचे बिना नहीं रह सका और उसकी चाल थोड़ी और तेज हो गई। वो एकेडमी के दरवाजे पर पहुंचा। एकेडमी के दोनों गार्ड्स ने यूज अजीब तरह से देखा। उन्होंने पूछो, गु यू फैंग युआन, तुम वापस क्यों आ गए? क्या बड़ा भाई अभी अभी यहां आया था? जब फैंग झेंग ने उन्हें सुना, तो उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव आ गए। अरे छोड़ो भी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि फैंग युआन नंबर 1 का खिताब छीन लेगा। उसने अपना सर हिलाया और अपने हाथ जोड़े। उसके लहजे में थोड़ा सा घमंड था। दोनों बड़े भाइयों, मैं गु यू फैंग युआन नहीं, गु यू फैंग झेंग हूं। मैंने अपने विटल गु को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है और मैं यहां टॉप प्राइज लेने आया हूं। तुम गु यू फैंग झेंग हो? तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। तभी तो एकेडमी एल्डर को भी गलतफहमी हो गई थी, बाईं तरफ के गार्ड ने ईंट फैलाते हुए चिल्लाकर कहा। दाईं तरफ के गार्ड ने सर हिलाया और कहा, तुम एक कदम लेट आए। कल देर रात ही तुम्हारे बड़े भाई गु यू फैंग युआन ने आकर सिर एल्डर से मुलाकात की और टॉप प्राइज लग गए। मेरा बड़ा भाई। फैंग झेंग की एक अचानक फैल गई। वो चीख पड़ा, रुको, तुमने कहा यूज नंबर 1 मिला? ये कैसे हो सकता है? उसका बड़ा भाई सी ग्रेट टैलेंट वाला नहीं है क्या? नंबर 1 आना, ये जरूर कोई मजाक होगा ना? ये सच है। हम भला इस मामले में मजाक कैसे कर सकते हैं? फैंग झेंग को विश्वास न करते देख गार्ड थोड़ा नाखुश लगा। इस बात को एकेडमी एल्डर ने कंफर्म कर दिया है। जल्द ही नाम की लिस्ट जारी की जाएगी और अनाउंस किया जाएगा। क्या हुआ, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? दूसरे गार्ड ने कहा। फैंग झेंग दरवाजे पर बेवकूफों की तरह बस खड़ा रहा। सच्चाई उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। इस वक्त यूं समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। फैंग झेंग के दिल में उसके दुश्मनों की कई कल्पनाएं थी। उनमें से जो सबसे ज्यादा खतरा द वो डू द गु यू मोबी और गु यू चिलियान। यह दोनों बी रैंक टैलेंट वाले थे। उनके पीछे क्लैन की 2 सबसे बड़ी फैमिली ब्रांचेस थी और उन दोनों के पास एक एक दादा द जो एल्डर्स के रूप में बहुत पावर रखते थे और साथ ही उनके पास काफी फाइनेंशियल पावर भी थी। अगर इन दोनों में से कोई भी उससे पहले नंबर 1 जीत जाता, तो फैंग झेंग का दिल और दिमाग फिर भी तैयार था। भले हाई यूज थोड़ा बुरा लगता, लेकिन ये कबूल करने लायक था। लेकिन अभी जिसने नंबर 1 का खिताब छीना था वो गु यू मोबे या गु यू चिलियन नहीं था। वो उसके दिल के किसी भी दुश्मन में से नहीं था, बल्कि वो गु यू फैंग युआन था, उसका बड़ा भाई। वो आदमी जिसका सी ग्रेट टैलेंट था। वो आदमी जो अवेकनिंग सेरेमनी के बाद बिल्कुल टूट गया था और उदास रहने लगा था। वो आदमी जो दिन भर क्लास में गहरी नींद सोता रहता था। वो आदमी जो हमेशा नशे में धूत रहता था और रात को कभी घर नहीं लौटेता था। वो आदमी जिसने शेनकी को बुली किया, यूज्ड थप्पड़ मारे और उसके सारे प्राइमेवल स्टोन्स छीन लिए। वो आदमी जो हमेशा उस दबाकर रखता था, बिल्कुल एक साए की तरह उसके दिल पर कब्जा किए हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। कुछ ही देर में फैंग झेंग अपने दिल में दहाड़ा, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन वो तो हर रोज बस शराब पीकर नशे में रहता था और आखिर में नंबर 1 वही ले गया। क्या यह है? क्यों? ऐसा क्यों? सूरज पूरब से उगा, चिड़िया चहचहाने लगी और किंग माओ माउंटेन पर बसंत की महकती हवा छा गई। गु यू फैंग झेंग गरम धूप में नहा रहा था। उसने धीरे से अपना सर झुकाया
दांत पीसते हुए अपनी अकेली परछाई को देखा। उसके दिल का जोश एक ऐसे गुब्बारे में बदल गया था जिसकी हवा निकल गई हो, कब का गायब हो चुका था। उसकी जगह अब उलझन, गुस्सा, नाउम्मीदी, हैरानी, डर और दूसरे कॉम्प्लिकेटेड एहसासों ने ले ली थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, सूरज और ऊपर चढ़ गया। एकेडमी के बुलेटिन वॉल पर एक नई नेम लिस्ट लगी थी और यूएस लिस्ट पर बस 2 नाम, द पहला फैंग युआन और फिर फैंग झेंग। इस लिस्ट के आते ही खबर धीरे धीरे फैलने लगी। खबर सुनने के बाद वो सभी नौजवान स्टूडेंट्स जो गू मिलने के बाद घर पर यूस रिफाइन करने में लगे हुए उनमें हंगामा मच गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर फैंग झेंग को नंबर 1 मिलता तो मैं मान भी लेता, लेकिन ये फैंग युआन वो सी ग्रेट टैलेंट वाला नहीं है क्या? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? अ ग्रेट टैलेंट वाला फैंग झेंग सी ग्रेट टैलेंट वाले फैंग युआन से हार गया, ये क्या अलिफ लैला की कहानी चल रही है? 1 मो ब्रांच फैमिली का घर। आंगन में हरियाली छाई हुई थी, चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। गू यू क्लैन के एक एल्डर, गू यू मो चेन, अपने डेस्क के सामने बैठे खिड़की के बाहर बसंत के नज़ारे देख रहे थे। वो आराम से अपनी चाय पी रहे थे और बोले, मोबेई ने अपना गू रिफाइन करना जारी नहीं रखा क्या? पास में खड़े हाउसकीपर ने जल्दी से जवाब दिया। दोपहर में फैंग युआन के बारे में खबर सुनने के बाद यंग मास्टर मोबेई को काफी गहरा सदमा लगा है और उनका मूनलाइट गू रिफाइन करने का बिल्कुल मूड नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, यंग मास्टर मोबेई सफलता के बहुत करीब थे। असल में अगर फैंग झेंग को नंबर 1 मिलता तो यूज नजरअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन ये सी ग्रेट टैलेंट वाला फैंग युआन, इसीलिए यंग मास्टर मोबेई ने दिलचस्पी खो दी। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। HMPH, उसके लिए बहाने मत बनाओ। गू यू मो चेन ने ठंडी आ भरी, उनका चेहरा सख्त और लहजा कठोर था। एक गू मास्टर की कल्टीवेशन का सफर हर कदम पर मुश्किलों से भरा होता है, ये छोटी सी हार क्या चीज है? वो फैंग युआन सिर्फ एक सी ग्रेड है, तो नंबर 1 आने के पीछे यकीनन उसकी किस्मत का हाथ होगा। उसने जो मूनलाइट गू चुना होगा उसकी विल कमजोर होगी, इसलिए वो टॉप पर आ गया। अगर मोबी ये बात नहीं समझ सकता और ऐसी छोटी सी हार से दिल छोटा कर लेगा, तो वो भविष्य में हमारे मो फैमिली ब्रांच को कैसे संभालेगा? वो ची फैमिली ब्रांच से कैसे मुकाबला करेगा? कोई भी उस सलाह नहीं देगा, उस खुद इस बारे में सोचने दो। जी मास्टर, हाउसकीपर ने इनकार करने की हिम्मत नहीं की। लगभग उसी समय ची फैमिली ब्रांच के घर में, हाय गू यू फैंग युआन। क्लैन एल्डर गू यू ची लियान ने एक लंबी आह भरी, उनकी भुएं चिंता में सिकुड़ी हुई थी। जब वो सोच रहे थे, उन्होंने अपना हाथ हिलाया। कोई है? यंग मास्टर ची चेन को यहां बुलाओ जरा। एक पाल में गू यू ची चेन एक खोए हुए एक्सप्रेशन के साथ कमरे में दाखिल हुआ, सम्मान से घुटने टेक कर बोला, आपका पोता अपने दादा को प्रणाम करता है। लगता है तुम्हें खबर मिल चुकी है। गू यू ची लियान ने अपने इकलौते पोते को घूरा, उनका लहजा नरम था। वो धीरे से बोले, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम इस मामले से प्रभावित ना हो। देखो, वाइटल गू को रिफाइन करते वक्त सबसे पहले टैलेंट देखा जाता है, दूसरा गू वर्म। फैंग युआन का टैलेंट सिर्फ सी ग्रेड है, फिर भी वो इस बार नंबर 1 आ सका। इसका मतलब है कि उसने जो गू चुना तुम्हारे सभी साथियों के मूनलाइट गू के मुकाबले उसकी विल बहुत कमजोर है। ये पूरी तरह किस्मत की बात है। तो मेरे पोते, हिम्मत मत हारो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ एक सी ग्रेट टैलेंट है, भले ही वो तुम्हारे जैसा है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेस की सप्लाई तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। उसका आगे बढ़ने का रास्ता भी तुमसे ज्यादा मुश्किल होगा। अपने दादा पर विश्वास रखो, तुम जल्दी उससे आगे निकल जाओगे। इसलिए इस छोटी सी बात को दिल से निकाल दो। फैंग युआन तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा और वो तुम्हारा मुकाबला करने के लायक भी नहीं है। तुम्हारे असली दुश्मन अ ग्रेट टैलेंट वाला फैंग झेंग और मो फैमिली का मोबेई हैं। समझे? जी, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया दादाजी। दिल समझ गया। मैं अब जाकर अपना गू रिफाइन करना जारी रखता हूं। गू यू ची चेन के चेहरे से उदासी का भाव हट गया था, उसकी जगह एक जोश भरे जज्बे ने ले ली थी। मैम, एल्डर गू यू ची लियान ने संतुष्टि से सर हिलाया। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई और वो बोले, अच्छा पोटा, भले ही तुम्हारा टैलेंट सिर्फ सी ग्रेड है, लेकिन तुम चिंता मत करो, दादा तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। बाद में मैं आकर एक रैंक 3 गू वर्म के ऑरा का इस्तेमाल करके तुम्हारे मूनलाइट गू की विल को दबाऊंगा और तुम्हें इस गू को रिफाइन करने में मदद करूंगा। एक अलिफ लैला टेल्स फ्रॉम द 1001 नाइट्स का हिंदी उर्दू नाम। चैप्टर 22 नाचता हुआ मूनब्लेड। आसमान नीला और साफ था, ऐसा लग रहा था जैसे उस धोकर साफ कर दिया गया हो। सूरज सुनहरी रोशनी बिखरा रहा था, सफेद बादलों के टुकड़े तैर रहे थे,
और रंगीन पीकॉक पैरट्स का एक झुंड चहचहाते हुए नीले आसमान के नीचे उड़ रहा था, बादलों के नीचे तीर की फॉर्मेशन बनाकर उड़ रहे थे। ये रंगीन तोतों की अलग किस्म सिर्फ बसंत में बड़े झुंडों में दिखाई देती थी। उनके शरीर इंद्रधनुष के रंगों के पंखों से भरे उनका साइज एक बाज जितना था। इन चिड़ियों की चोंच तोतों जैसी थी, जबकि उनकी पूंछ मोर की तरह लहराती हुई लंबी थी। फैंग युआन को वाइटल गू रिफाइन करने के टेस्ट में नंबर 1 हासिल किए हुए 10 दिन हो चुके थे। बसंत की हवा पूरे पहाड़ की हरी घास पर बह रही थी, जबकि जंगली फूल जोश से खिल रहे थे और तितलियां और मधुमक्खियां एक साथ नाच रही थी। हर तरफ जिंदगी हो रही थी। ये बसंत की अद्भुत सुंदरता थी। बसंत की सांस इतनी ताकतवर थी कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स के चारों तरफ लगी लंबी बांस की दीवारें भी उस रोक नहीं पा रही थी। यह ट्रेनिंग फील्ड 3-1 में फैला हुआ था। जमीन सपाट थी, जिसे मोती और चौड़ी ग्रे ग्रेफाइट की एक परत से PAVED किया गया था। इसके चारों तरफ हरे के बांस लगाए गए थे। ये हरे डंडे एक दूसरे के पास पास सीधे और लंबे रखे गए थे, जिससे हरे रंग की ऊंची दीवारों का एक घेरा बन गया था। जबकि दीवार के कोनों के नीचे पत्थर भी थे, कई जगहों से हरी घास के गुच्छे निकल आए थे। बांस के बीच में कुछ जंगली गुलाब भी थे, जो बाहर से अंदर झांक रहे थे, कुछ तो दीवार पर भी चढ़ गए थे। 15 साल के 57 नौजवान इस वक्त ट्रेनिंग फील्ड के बीच में खड़े अकेडमी एल्डर के चारों तरफ एक आधे घेरे में बने हुए जो बीच में थे और अनपढ़ अपना ध्यान लगा रहे थे। ये एक लेसन था जिसमें स्टूडेंट्स को मूनलाइट गू का इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा था। मूनलाइट गू हमारे गू यू क्लैन का प्रतीक गू है, बिल्कुल जोंग 2 हाउस के बेयर स्ट्रेंथ गू और बाय 3 हाउस के स्ट्रीम गू की तरह। यहां फील्ड में तुम में से ZYA डिटार ने मूनलाइट गू को अपने विटल गू के रूप में चुना है, इसलिए तुम सबको ठीक से देखना होगा। जल्द ही मैं खुद डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि मूनलाइट गू का इस्तेमाल अटैक करने के लिए कैसे किया जाता है। जिन स्टूडेंट्स का वाइटल गू मूनलाइट गू नहीं है, उन्हें भी मुझ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये क्लासिकल लॉन्ग डिस्टेंस अटैकिंग मेथड दूसरे गू पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल के तरीके बहुत व्यापक हैं। बोलते बोलते अकेडमी एल्डर ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी 5 उंगलियों को फैलाया। उन्होंने अपनी हथेली नीचे की ताकि नौजवान उसके बीच में देख सकें। सबसे पहले तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मूनलाइट गू को मोबिलाइज करते हो, उस अपनी हथेली के बीच में ले जाते हो। उनकी आवाज के साथ चंद्रमा का निशान जो मूनलाइट गू को रिप्रेजेंट करता था, एल्डर के हाथ से नीचे उनकी हथेली में आ गया। फिर तुम अपने अपचर में प्राइमीवल एसेंस को मोबिलाइज करते हो, यूज मूनलाइट गू में डालते हो। एल्डर के शरीर से एक सफेद चांदी के रंग का प्राइमीवल एसेंस का धागा निकला, इतना पतला कि उस देखना लगभग नामुमकिन था। वो उनकी हथेली में मूनलाइट गू में चला गया। एकेडमी एल्डर रैंक 3 रेल्म के और सिर्फ रैंक 3 गू मास्टर्स हाई सफेद चांदी के रंग का प्राइमीवल एसेंस पैदा कर सकते थे। रैंक 1 गू मास्टर के प्राइमीवल एसेंस को आमतौर पर ग्रीन कॉपर प्राइमीवल एसेंस कहा जाता है, जबकि रैंक 2 गू मास्टर्स के एसेंस को रेड आयन प्राइमीवल एसेंस कहते हैं। जब वो रैंक 3 पर पहुंचते हैं, तो यह व्हाइट सिल्वर प्राइमीवल एसेंस बन जाता है। जैसे ही उसने व्हाइट सिल्वर प्राइमीवल एसेंस का वो धागा सूखा, एल्डर के हाथ में चंद्रमा के आकार का निशान तुरंत और ज्यादा चमकने लगा। भले ही दिन का समय था, फिर भी उससे एक शानदार हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। क्या बात है, कितना खूबसूरत है। नौजवान ये देखकर हैरानी और तारीफ की आवाजें निकाले बिना नहीं रह सके। हल्की नीली रोशनी पानी की तरह साफ थी। वो एल्डर की हथेली में हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। पहली नजर में ऐसा लगता जैसे अकेडमी एल्डर ने अपने हाथ में मुट्ठी भर चांदनी पकड़ रखी हो। अकेडमी एल्डर थोड़ा मुस्कुराए। ए फ्लैट ध्यान से देखो, आखिरी स्टेप बिल्कुल वैसा है जैसा मैं करूंगा, उस बाहर लॉन्च करना। ये कहते हुए उनकी फैली हुई 5 उंगलियां धीरे धीरे बैंड हो गईं। फिर उन्होंने अपनी बांह ऊपर उठाई और उस धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उनकी बांह सीधी थी। आखिर में उन्होंने अपनी हथेली को हल्के से काटने की मुद्रा में हिलाया। पूरा मूवमेंट स्थिर और शक्तिशाली था। स्वूश। नौजवान स्टूडेंट्स अपने कान के पास एक हल्की सी सरसराहट की आवाज सुन सकते थे। अकेडमी एल्डर के मूवमेंट के साथ उनकी हथेली में जम हुई पानी जैसी हल्की नीली रोशनी ऐसे ही बाहर फेंक दी गई। रोशनी हवा में एक छोटे से मूनब्लेड में बदल गई। हल्का नीला मूनब्लेड बस एक खुले हाथ के बराबर था। उसका आकार बिल्कुल रात के आसमान में चंद्रमा जैसा था। उसने हवा में एक सीधी लकीर खींची और 10 मीटर दूर एक घास के पुतले से जा टकराया। एक फटने की आवाज सुनाई दी और घास के पुतले की गर्दन जो लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी थी, मूनब्लेड से साफ कट गई। पुतले का शरीर हिलने लगा। बड़ा सा सर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। घास के पुतले को आधा काटने के बाद मूनब्लेड तुरंत धीमा पड़ गया।
हालांकि ये हवा में और 6 मीटर तक उड़ता रहा, इससे पहले कि चंद्रमा धीरे धीरे गायब होने लगा और आखिर में हवा में ही विलुप्त हो गया। घास के पुतले की गर्दन को फिर से देखने पर कोई भी देख सकता था कि काटा हुआ हिस्सा बेहद सपाट था, जैसे उस सबसे तेज सिकल से काटा गया हो। नौजवान ये सब देखकर हैरान, उनकी ऊँग फटी की फटी रह गई थी। कुछ ने तो अनजाने में अपनी गर्दन को भी छुआ, मूनब्लेड की अटैक पावर से डांग रह गए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद तारीफ की आवाजें आने लगी। नौजवानों की ईख चमक रही थी जब वो घास के पुतले को घूर रहे थे, कुछ एल्डर की हथेली को घूर रहे थे, कुछ अपने साथियों को देख रहे थे, जोश से बातें कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे। सिर्फ फैंग युआन भीड़ में छिपा हुआ ठंडे चेहरे के साथ खड़ा था, उसका अंदाज शांत था। अपने पिछले जीवन में फैंग युआन रैंक 6 तक कल्टिवेट कर चुका था और उसने मिडिल किंगडम में ब्लड विंग डेमन सेक्ट बनाया था। उसने हजारों लोगों को सिखाया था और यूज डेमोनिक फैक्शन के एक बड़े दिग्गज के रूप में जाना जाता था। उसकी शोहरत दूर दूर तक थी। एकेडमी एल्डर सिर्फ एक रैंक 3 गू मास्टर थे। ये छोटा सा करतब उसके लिए बच्चों का खेल था। इससे फैंग युआन के दिल में कोई भी भावना की लहर नहीं उठती। तुम सब जिन्होंने मूनलाइट गू रिफाइन किया है, आगे आओ। हर एक स्टूडेंट एक घास का पुतला लेगा और जैसे मैंने अभी किया वैसे हाई मूनब्लेड फेंक कर अटैक करने की प्रैक्टिस करेगा। जैसे हाई एकेडमी एल्डर ने खत्म किया, लगभग 30 स्टूडेंट्स आगे आए। इस बैच में पूरे क्लैन के 100 नौजवान अवेकनिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे। जिनके पास कल्टिवेटिंग टैलेंट था वो लगभग 57 थे। इन स्टूडेंट्स में से जिन्होंने मूनलाइट गू चुना था उनकी संख्या लगभग 35 थी। इन कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अन सब ने मूनलाइट गू को रिफाइन कर लिया था। जो बच गए थे वो सब द ग्रेट टैलेंट वाले थे। ऐसा नहीं था कि वो मूनलाइट गू रिफाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके टैलेंट की कमी के कारण उन्हें मुश्किल का एहसास होने के बाद पीछे हटना पड़ा। गू यू क्लैन के नौजवानों के लिए मूनलाइट गू सिर्फ एक साधारण गू वर्म नहीं था, बल्कि क्लैन के गौरव का प्रतीक था। बहुत जल्द हाई पेंटीज लोग एक लाइन में खड़े हो गए। हर कोई आगे की तरफ मुंह किए हुए था। सामने एक घास के पुतले से 10 मीटर दूर खड़ा था। फैंग युआन लाइन के बीच में खड़ा था, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं था। प्रैक्टिस शुरू हुई। सभी स्टूडेंट्स ने अपने दाहिने हाथ आगे बढ़ाए, मूनलाइट गू को अपनी हथेली के बीच में आने दिया। एक एक करके नीले चंद्रमा के निशान से पानी जैसी नीली रोशनी निकलने लगी, जबकि ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस यूएसएमई डाला जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपनी हथेली से एक वर्टिकल कट बनाया तो सिर्फ 7 या 8 चंद्रमा ही बाहर निकले। इन चंद्रमाओं में से कुछ तो सिर्फ एक पाल के लिए दिखे और फिर गायब हो गए। कुछ 2-3 मीटर तक उड़े और फिर एक धमाके के साथ नीली रोशनी में बिखर गए। कुछ और आगे उड़े, लेकिन डायरेक्शन बुरी तरह से गलत थी, सीधे आसमान में चले गए। सभी नौजवान चिंता में थे। जब उन्होंने पहले एल्डर का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था तो वो काफी आसान लगा था, लेकिन जब उन्होंने खुद प्रैक्टिस करना शुरू किया तब उन्हें इस काम में जरूरी स्किल का एहसास हुआ। एक मूनब्लेड फेंकना और उस घास के पुतले पर मारना, यह सच में इतना आसान नहीं था। एल्डर देखकर हल्का सा मुस्कुराए। वो हर साल ये सीन देखते थे और हैरान नहीं थे। बाकी 22 स्टूडेंट्स को फील्ड के बाहर ही खड़ा रहना पड़ा, जलते हुए देखते हुए। 5 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद नौजवान धीरे धीरे मूनब्लेड्स पैदा करने लगे। कुछ देर के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में हल्की नीली रंग के मूनब्लेड्स हर जगह उड़ रहे थे। कुछ मूनब्लेड्स आधे रास्ते में ही गायब हो जाते, कुछ बदकिस्मती से एक दूसरे से टकरा जाते, कुछ ट्रेनिंग फील्ड से बाहर उड़ जाते घूमते हुए। जो घास के पुतलों पर लग पाते वो बहुत कम थे। ऐसा का ये सब किस्मत की बात थी। एकेडमी एल्डर ने हर एक को पर्सनल तौर पर सिखाना और गाइड करना शुरू किया। उन्होंने फैंग झेंग, मो बेई और ची चेंग और दूसरे अच्छे लेटेंट टैलेंट वालों पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने धैर्य से उनके पोस्चर्स को ठीक किया, उन्हें अपना अनुभव सिखाया। फैंग युआन जैसे सी ग्रेट टैलेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने सिर्फ 2 जुमले कहे। फैंग युआन अपने हाथ में नीली रोशनी को कंडेंस करता रहा। उसने कई बार अपनी हथेली हवा में काटी, लेकिन उसने रोशनी को नहीं छोड़ा, बस नाटक और एक्टिंग करता रहा। इस वक्त फील्ड में अफरा तफरी मची हुई थी और उस पर किसी का ध्यान नहीं था। उसने अपने विचार घुमाए और मूनलाइट गू पर से अपनी पकड़ छोड़ दी, अपनी हथेली को थोड़ा झुकाया और एक काटने वाला एक्शन किया। ध्यान न खींचने के लिए उसने अपने सामने वाले घास के पुतले पर फोकस नहीं किया, बल्कि अपने बाईं तरफ वाले पर निशाना लगाया। एक वुश के साथ एक मूनब्लेड तेजी से बाहर निकला, अफरा तफरी के बीच से गुजरता हुआ, हवा में एक सीधी लकीर बनाता हुआ और ठीक घास के पुतले की गर्दन पर जा लगा। घास का पुतला एक पाल के लिए हिला, गर्दन का हिस्सा मूनब्लेड से गहरा कट गया था।
लेकिन बहुत जल्द ही काटा हुआ हरा GHAS वाला हिस्सा फिर से उगने लगा, आपस में उलझ कर घाव को भरने लगा। ऑफ कोर्स ये घास का पुतला कोई आम स्कैरक्रो नहीं था। ये एक रैंक 1 स्कैरक्रो गू था, जिसमें सेल्फ रिकवरी की नेचर टाइप एबिलिटी थी। जब तक पुतले को एक झटके में आधा ना काट दिया जाता, वो थोड़ी ही देर में वापस नॉर्मल हो जाता। वाह, अस क्रिसेंट को देखो, कितना कूल है, किसने फेंका? इस वक्त GHAS के पुतलों पर लगने वाले मूनब्लेड्स बहुत कम थे। फैंग युआन ने बस ऐसे ही एक मार दिया, फिर भी उसने अब तक का सबसे अहम नतीजा हासिल किया था। इसलिए एक ही पाल में फील्ड के बाहर खड़े स्टूडेंट्स हैरानी से चिल्ला उठे। यहां तक कि एकेडमी एल्डर का ध्यान भी खींचा गया और उन्होंने पूछो, अभी वो मूनब्लेड बुरा नहीं था, क्या वो तुम्हारा था? उन्होंने एक सी ग्रेड टैलेंट वाले स्टूडेंट को पूछताछ वाली नजर से देखा, क्योंकि वो घास का पुतला ठीक उसके सामने था। इस लड़के ने अपनी एड़ी झपकाई, सबकी अचानक उस पर पड़ी नजरों से थोड़ा हैरान महसूस करते हुए। सच्चाई तो ये थी कि फील्ड पहले हाई मूनब्लेड्स के उड़ने से अफरा तफरी में था, इसलिए उस भी नहीं पता था कि ये उसने ही फेंका था या नहीं। हालांकि देखकर तो लग रहा है शायद मैंने ही किया है, अस नौजवान लड़के ने सोचा। फिर उसने अनजाने में ही अपना सर हिला दिया। उसके आसपास के नौजवान तुरंत उस तारीफ भरी नजरों से देखने लगे। ये कौन है, इसका नाम क्या है? कुछ लड़की स्टूडेंट्स ने आसपास पूछो। अगर वो भी मूनब्लेड फेंक सकता है तो मुझे भी हारना नहीं चाहिए। गु यूमो बे की एट में एक दृढ़ निश्चय की झलक आई। तो ये बड़े भाई ने नहीं फेंका था। गु यू फैंग झेंग ने अनजाने में ही राहत की सांस ली। चाचा और चाची के दिलासा देने के बाद वो पिछले झटके से उबर गया था। बड़े भाई, तुम पिछली बार पहले नंबर पर इसलिए आए क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुमने एक कमजोर विल वाला मूनलाइट गू चुन लिया। एक गुमास्टर की कल्टीवेशन हमेशा किस्मत पर निर्भर नहीं रह सकती, मैं तुम्हें हराऊंगा। फैंग झेंग अपने दिल में खुद को हिम्मत दे रहा था। तुमने अच्छा किया, कोशिश करते रहो, पहले वाला एहसास पकड़ो। एकेडमी एल्डर ने स्टूडेंट के कंधे पर थपथपाया, मुस्कुराते हुए उस हौसला दिया। अस नौजवान लड़के ने तुरंत जोश दिखाया और वो लगातार सर हिलाता रहा, उसकी यूं में एक अलग ही चमक आ गई थी। एल्डर ने मौके का फायदा उठाया और अनाउंस किया, सब लोग सुनो, ये तुम्हारा होमवर्क होगा। क्लास के बाद अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, 3 दिन में मेन रिजल्ट्स चेक करूंगा। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उस 10 प्राइमेवल स्टोन्स इनाम के तौर पर मिलेंगे। समझे? जी। सभी नौजवान स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाए। प्राइमेवल स्टोन रिवॉर्ड के बारे में सुनकर वो और भी एक्साइटेड हो गए। हालांकि सिर्फ 3 मिनट बाद हवा में उड़ने वाले मूनब्लेड्स धीरे धीरे कम होने लगे। डैम, हर एक मूनब्लेड 10% प्राइमेवल एसेंस ले लेता है। मूनब्लेड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ एक सी ग्रेड टैलेंट हूं, मेरा अपर्चर सिर्फ 38% ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस हाई रख सकता है। मैं सिर्फ 3 मूनब्लेड्स हाई फेंक सकता हूं। जो लोग रुके, सबने आहें भरी। एकेडमी एल्डर शांति से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनका दिल आ भर रहा था। यह हाई कल्टिवेटिंग टैलेंट वालों का फायदा है। मूनब्लेड का इस्तेमाल करने के लिए बस 3 शब्द हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जिनके पास हायर ग्रेड टैलेंट है वो अपने एपर्चर्स में ज्यादा प्राइमेवल एसेंस रख सकते हैं और रिकवरी रेट भी तेज होता है, इसलिए उनके पास प्रैक्टिस करने के ज्यादा मौके होते हैं। जिनके पास कम टैलेंट है वो भी प्राइमेवल स्टोन्स का इस्तेमाल करके इसकी भरपाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनके पास लो ग्रेड टैलेंट है और प्राइमेवल स्टोन्स भी नहीं हैं, भले ही उनके पास प्रैक्टिस करने का मन हो, वो फिर भी बेबस होंगे। हाय, गू मास्टर का कल्टिवेशन प्रोसेस कितना जालिम है। मुझे बस हाई ग्रेड टैलेंट वाले स्टूडेंट्स का हाई ख्याल रखना चाहिए। 1. मुम्यू, एक प्राची चीनी माप 1 म्यू 666 एंड 2/3 स्क्वायर मीटर्स होता है। 2. संगजिया जोंग हाउस, जोंग का मतलब है भालू। 3. बाइजिया बाई हाउस, बाई का मतलब है सफेद रंग। चैप्टर 23, गू पालना एक महबूबा पालने जैसा है। सूरज डूब चुका था। ढलते सूरज की लाली अभी भी आसमान में जल रही थी। दूर के पहाड़ राख की एक मोटी परत से ढके हुए जो धीरे धीरे काले हो रहे थे। एकेडमी में एक दिन की क्लास खत्म हो चुकी थी। स्टूडेंट्स 2-3 के ग्रुप्स में एकेडमी से बाहर निकल रहे थे। मैं आज सच में बहुत खुश हूं, मैंने काफी कुछ सीखा। खासकर मैंने मूनलाइट गू का इस्तेमाल करना सीखा। जिस तरह से मूनब्लेड हवा में उड़ता है वो बहुत कूल लगता है। बस अफसोस की बात है कि मेरा टैलेंट काफी नहीं है, इसलिए फ्यूचर में मैं सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स गू मास्टर बन सकता हूं, मैं बैटलफील्ड पर नहीं जा पाऊंगा। नौजवान लड़के लड़कियां खुशी से बातें कर रहे थे। कुछ ने अपने दोस्तों को बुलाया। चलो खाना खाने चलते हैं, साथ में थोड़ी राइस वाइन भी पी लेंगे, क्या ख्याल है?
शो बुरा आइडिया नहीं है। तुम लोग पहले चलो, मुझे एकेडमी के गू रूम के पास वाली दुकान पर जाकर एक ग्रास पपेट खरीदना है। उससे घर पर प्रैक्टिस करना आसान होगा। फैंग युआन अकेले गू रूम की तरफ चला गया। एकेडमी के गू रूम में काफी सारे रैंक 1 गू वॉर्म्स रखे हुए थे। वहां कई तरह की वेरिएशंस थी और फैंग युआन का मूनलाइट गू वहीं से मुफ्त में लिया गया था। कभी कभी स्टूडेंट्स को एक गू वर्म चुनने का मुफ्त मौका मिलता था। अगर किसी को एक्स्ट्रा गू चाहिए होता तो उन्हें पैसे देने पड़ते। इस थोड़े से समय में फैंग युआन का कोई और गू रिफाइन करने का इरादा नहीं था। वो गू रूम के पास वाली बिल्डिंग की तरफ चला गया। वो एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में 7 स्टूडेंट्स हर कोई काउंटर पर दुकानदार से ग्रास पपेट्स खरीदने के लिए मोल भाव कर रहा था। तुम हो जूनियर। दुकान के लिए जिम्मेदार रैंक 1 गू मास्टर अपनी 20 की उम्र में था। जब उसने फैंग युआन को देखा तो उसने अपने कस्टमर्स से मोल भाव करते हुए भी उस अपने आप ही सलाम किया। फैंग युआन हैरान रह गया। उस पता चला कि ये गू मास्टर जियांग या था। ये वही नौजवान गू मास्टर था जिसने इनमें शिकारियों को सबक सिखाया था। आह, आप हैं सीनियर। फैंग युआन ने सर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जियांग या ने अपने पीछे काउंटर से एक ग्रास पपेट निकला, उस खरीदने वाले स्टूडेंट को दे दिया। साथ ही उसने फैंग युआन को एक दोस्ताना मुस्कान दी और पूछो, क्या जूनियर भाई भी यहां ग्रास पपेट खरीदने आए हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक रख दूं, तो तुम्हें बस 3 प्राइमेवल स्टोन्स देने होंगे। ये चीजें हाथों हाथ बिक जाती हैं। अभी सिर्फ 7 बचे हैं। अगर और इंतजार करोगे तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। जियांग या का रवैया आम लोगों के प्रति घमंडी था, लेकिन फैंग युआन जैसे लोगों के लिए वो बहुत मेहरबान और सच्चा था। फैंग युआन ने सर हिलाया। मन ही मन हेस्ट हुए सोचा, ये जियांग या सच में बिजनेस करना जानता है। ग्रास पपेट्स स्कैरक्रो गू से बने थे। इसमें डाले गए प्राइमेवल एसेंस को मिलाकर भी फाइनल कॉस्ट DEDH 1.5 प्राइमेवल स्टोन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीनियर, ये ठीक नहीं है। पहले आओ पहले पाओ होना चाहिए। आप उसके लिए क्यों बचा रहे हैं? हाँ, हम सब पहले आए हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। 3 आने तो 3 आने। ये रहे प्राइमेवल स्टोन्स। मुझे एक ग्रास पपेट दो। दुकान में मौजूद नौजवान जब ये सुनकर चिंतित हो गए कि दुकान में सिर्फ 7 पपेट्स बचे हैं। उन्होंने मोल भाव करना बैंड कर दिया और अपने स्टोन्स निकालकर उस खरीद लिया। बहुत जल्द 7 संतुष्ट नौजवान बाहर चले गए। क्या मेरे जूनियर को ग्रास पपेट खरीदना है? जियांग या ने हेस्ट हुए पूछो। लगता है कि वो बिक गए, लेकिन असल में अभी भी 8वां पपेट संदूक के नीचे छिपा हुआ है। अगर जूनियर अभी नहीं खरीदेगा तो तुम मौका गवा दोगे। फैंग युआन को ग्रास पपेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सर हिलाया और एक प्राइमेवल स्टोन निकालकर काउंटर पर रख दिया। मुझे 10 मून ऑर्किड की पंखुड़ियां चाहिए। जियांग या चूक गया। उसने फैंग युआन को गहरी नजर से देखा, प्राइमेवल स्टोन उठाया और काउंटर का ड्रॉर खोला। फिर उसने एक कागज का बाग निकला, कहते हुए, 10 मून ऑर्किड फूल की पंखुड़ियां, एक भी कम नहीं। प्लीज चेक कर लीजिए। फैंग युआन ने वहीं पर सामान चेक किया और उसमें कोई गलती नहीं पाई। आखिर में वो छोटी दुकान से निकल गया। गू को खाना खिलाना पड़ता है। एक गू मास्टर गू को रिफाइन करता है, गू का इस्तेमाल करता है और साथ हाई यूज गू को पालना भी पड़ता है। गू को रिफाइन करना मुश्किल है। इसमें काउंटर अटैक का खतरा होता है। गू का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। गू को पालने का ज्ञान तो और भी विशाल और गहरा है, क्योंकि हर तरह के गू वॉर्म्स होते हैं और उनका खाना बेहद अजीब होता है। कुछ को मिट्टी निगलनी पड़ती है, कुछ को सितारों की रोशनी, कुछ को आंसू चाहिए होते हैं और कुछ नौ आसमानों से बादल और हवा खाते हैं। बस फैंग युआन के मौजूदा 3 गू को हाइलर लीजिए। मूनलाइट गू को मून ऑर्किड की पंखुड़ियां चाहिए, दिन में 2 बार, सुबह और रात 1 बार, हर बार 2 फूल की पंखुड़ियां। जबकि लिकर वर्म के लिए उस शराब पीनी पड़ती है। ग्रीन बैम्बू वाइन का एक जर यूज 4 दिन तक चला सकता है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की बात करें तो वो और भी अजीब है, क्योंकि वो सीधे रिवर ऑफ टाइम से पीता है, अपनी जिंदगी बनाए रखता है। रिवर ऑफ टाइम इस दुनिया के प्रवाह को सपोर्ट करता है। ये आसमान में दूर नहीं बल्कि बहुत पास है, हर इंसान के पास से बीता है। हर जीवित प्राणी का हर मूवमेंट समय के धक्के की जरूरत रखता है। समय बहते पानी की तरह है, तेजी से आगे बढ़ता है। रिवर ऑफ टाइम अदृश्य और रंगहीन है, जबकि असल में सभी जीवित प्राणी रिवर ऑफ टाइम के पानी में ही जीवित हैं और रह रहे हैं। मून ऑर्किड की पंखुड़ियों का बाग खरीदने के बाद फैंग युआन ग्रीन बैम्बू वाइन खरीदने के लिए इन गया। लिकर वर्म जिंदा रहने के लिए थोड़ी गंदी शराब या चावल की वाइन भी पी सकता था।
हालांकि इस तरह की सेकंड रेट वाइन से यूज ज्यादा पीना पड़ता और उस रोज कई इजाज की जरूरत पड़ती। हिसाब लगाने के बाद फैंग युआन ने सोचा कि सीधे ग्रीन बैम्बू वाइन खरीदना बेहतर होगा। ये न सिर्फ सेकंड ग्रेड वाइन खरीदने से ज्यादा फायदेमंद होगा, बल्कि इससे कोई शक भी नहीं होगा। छोटे मालिक, आप आ गए। इनके कर्मचारी फैंग युआन को पहचानने लगे थे। फैंग युआन ने यूज सीधे 3 प्राइमेवल स्टोन्स दिए, एक जानी पहचानी आसानी से कहते हुए, मुझे एक जर ग्रीन बैम्बू वाइन दो और मेरे लिए कुछ अच्छे डिशेज बनाओ। तुम्हें चेंज देने की जरूरत नहीं है, बस इसे यहीं रख दो। महीने के आखिर में जब ये एक स्टोन हो जाएगा तो तुम इसे मेरे बिल से काट लेना। भले हाई फैंग युआन एबिन में नहीं रहता था जब से वो एकेडमी के डॉर्मेटरीज में शिफ्ट हो गया था, वो हमेशा शराब खरीदते वक्त यहाँ एक मील जरूर करता था। ठीक है छोटे मालिक, प्लीज बैठिए, डिशेज तुरंत भेजे दिए जाएंगे। कर्मचारी ने हामी भरी, फैंग युआन को उसकी सीट पर ले जाते हुए। उसने अपने कंधे पर रखा कपड़ा उठाया और टेबल को हल्के से साफ करने के बाद चला गया। सचमुच जैसा कर्मचारी ने कहा था, डिशेज बहुत जल्दी सर्व कर दिए गए। फैंग युआन खाते खाते मन ही मन हिसाब लगा रहा था, एक प्राइमेवल स्टोन से मैं 10 फूल की पंखुड़ियां खरीद सकता हूं। मूनलाइट गू रोज 4 पंखुड़ियां खाता था। ग्रीन बैम्बू वाइन का एक जर 2 स्टोन्स का आता है और ये लिकर वर्म को 4 दिन तक चला सकता है। दूसरे शब्दों में, सिर्फ इन डुगू को पालने और खिलाने के लिए मुझे रोज लगभग 1 स्टोन खर्च करना पड़ेगा। ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन असल में ये बहुत महंगा था। एक आम 3 लोगों के परिवार का महीने का खर्चा सिर्फ एक प्राइमेवल स्टोन में हो जाता था। गू को रिफाइन करने की शुरुआत से लेकर आज तक 16 दिन बीत चुके थे। सिर्फ गू को पालने पर हाई फैंग युआन ने साढ़े 14.5 प्राइमेवल स्टोन्स खर्च कर दिए थे। मैंने फ्लावर वाइन का खजाना हासिल किया है, फैंग झेंग का प्राइमेवल स्टोन्स का बाग ले लिया है और पहले नंबर का इनाम भी जीता है। मेरे प्राइमेवल स्टोन एसेट्स एक बार 44 और आधे 44.5 तक पहुंच गए थे। हालांकि गू रिफाइन करने के शुरुआती दिनों में मैंने साढ़े 6.5 बर्बाद कर दिए, फिर मैंने इन गू को खिलाने पर साढ़े 14.5 इस्तेमाल किए। मेरे रहने का खर्चा आधा पीस लगा और आज मेरे पास शायद 20 बचे हैं। फैंग युआन ने अपना पैसों का पाउच निकला। उसने उस खोला और अंदर देखा। बाग में प्राइमेवल स्टोन्स के टुकड़े थे। हर एक स्टोन ग्रेश व्हाइट रंग का था, उनका आकार अंडाकार और वॉल्यूम बराबर था, साइज लगभग एक बतख के अंडे जैसा। गिनती करने के बाद उसने पाया कि उसके पास सच में सिर्फ 20 टुकड़े बचे थे। दूसरे शब्दों में, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फैंग युआन अपने बचे हुए स्टोन से सिर्फ आधा महीना ही गुजारा कर पाएगा। वो अपने हम उम्रों जैसा नहीं था, उनके पास उनकी मदद के लिए रिश्तेदार और दोस्त थी, खासकर गु यूमो बेई और गु यूची चेंग जैसे स्टूडेंट्स के मामले में जो प्राइमेवल स्टोन से लड़ा रहते थे। फैंग युआन को खुद ही कोई रास्ता सोचना था। चाचा और चाची ने मेरा खर्चा पहले ही बैंड कर दिया है, लेकिन हर हफ्ते क्लैन एकेडमी हर स्टूडेंट को सब्सिडी के तौर पर 3 प्राइमेवल स्टोन्स देगी। लगता है मुझे 3 दिन में होने वाले मूनब्लेड असेसमेंट में अपना कमाल दिखाना होगा और वो 10 प्राइमेवल स्टोन का इनाम जीतना होगा। फैंग युआन अपने मुंह में खाना चबाते हुए सोच रहा था। उसकी मौजूदा उम्र बस वही थी जहां शरीर बढ़ रहा होता है। बिना एहसास हुए सारे चावल और डिशेज उसके पेट में चले गए थे। सील्ड ग्रीन बैम्बू वाइन का जार उठाकर फैंग युआन ने अपने कदम उठाए और चलने लगा, इनसे निकलते हुए। छोटे मालिक, छोटे मालिक। इनका कर्मचारी उसके पीछे से दौड़ता हुआ आया और बोला, बस छोटे मालिक को एक बात बतानी थी, लेकिन 1 महीने से भी कम समय में ट्रेडिंग कंपनी गांव में आने वाली है। रिवाज के मुताबिक वो हमेशा हमारी दुकान से ग्रीन बैम्बू वाइन खरीदते हैं। छोटे मालिक को हमारी ग्रीन बैम्बू वाइन पसंद है और वो हमेशा हर हफ्ते कुछ जार्स खरीदते हैं, इसलिए इनकीपर ने मुझे छोटे मालिक को इस मामले में बताने का आदेश दिया है। हमारी दुकान में ग्रीन बैम्बू वाइन की सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए जब हम यूज ट्रेडिंग कंपनी को बेच देंगे तो डर है कि हमारे पास बहुत कम बचेगी। ऐसा है क्या? जब फैंग युआन ने खबर सुनी तो वो थोड़ा चिंतित हो गया। किसी को जानना और बातचीत को समझना, फैंग युआन के पास 500 साल का अनुभव था। दुकान के कर्मचारी और नौजवान गू मास्टर जियांग या ने लगभग एक जैसा मतलब निकला, लेकिन फैंग युआन जियांग या के चलाक शब्दों और दुकान के कर्मचारी के सच्चे शब्दों में फर्क साफ साफ बता सकता था। ये मामला थोड़ा परेशानी वाला था। फैंग युआन को लिकर वर्म को खिलाना था और उस लंबे समय तक बहुत सारी ग्रीन बैम्बू वाइन की जरूरत थी। अगर इस इनका स्टॉक खत्म हो गया तो यूज लिकर वर्म को खिलाने के लिए बहुत सारी सेकंड रेट वाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो रोज का इजाज नहीं पी सकता था। थोड़े समय बाद लोगों को शक होने लगता। सोचने के बाद
फैंग युआन ने 10 प्राइमेवल स्टोन्स निकले और कहा, तो मैं और 5 जार्स खरीद लेता हूं। तुम्हें उन्हें मेरे लिए उठाना होगा और मेरे पीछे आकर उन्हें एकेडमी डॉर्मेट्री में रखना होगा। ठीक है, छोटे मालिक। कर्मचारी ने तुरंत प्राइमेवल स्टोन्स ले लिए। मून ऑर्किड की फूल की पंखुड़ियां बिना किसी खास स्टोरेज के 5 दिन ही चल सकती थी, इसलिए फैंग युआन हर बार सिर्फ एक बाग ही खरीदता था। हालांकि ग्रीन बैम्बू वाइन को बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता था, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ कर्मचारी फैंग युआन के पीछे एकेडमी डॉर्म्स में गए और वाइन के जार्स उसके बेड के नीचे रख दिए और फिर वो विदा लेकर चले गए। जब उसने अपने हाथों में अचानक से खाली हो गए पैसों के पाउच को देखा तो फैंग युआन ने आह भरी। गू रिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन गू पालना भी आसान नहीं है। ये भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसके पास अपने पिछले जीवन का 500 साल का अनुभव था, इसलिए उस अपने गू का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती थी, जिसका मतलब था कि प्राइमेवल एसेंस का कंजम्पशन रेट कम हो जाएगा और इस तरह उसके काफी खर्चे बच जाएंगे। उसके आसपास के उसकी उम्र के लोगों को मूनलाइट गू का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी और प्राइमेवल एसेंस बर्बाद करना पड़ता था। कौशलता बढ़ाने के लिए कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। जब बहुत ज्यादा प्राइमेवल एसेंस खर्च हो जाता तो प्राइमेवल स्टोन्स को सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि रिकवरी रेट बहुत धीमा होता था। एक ग्रास पपेट खरीदने में भी 3 प्राइमेवल स्टोन्स लगते थे। ये सब पैसा था। खुशकिस्मती से मेरा स्प्रिंग ऑटम सकाडा समय खता है और कुछ नहीं। वर्ण में कब का बैंकरप्ट हो गया होता, मैं यूज कभी सपोर्ट नहीं कर पाता। फैंग युआन को अचानक बहुत खुशी महसूस हुई। गू जितना हाई एंड होगा, उसकी फूड कंजम्पशन की जरूरत उतनी ही ज्यादा होगी या जरूरी फूड उतना ही कीमती और दुर्लभ होगा, इसलिए उस रखना उतना ही मुश्किल होगा। एक नॉर्मल लेवल रैंक 2 गू वर्म पर रोज लगभग 1 से 2 प्राइमेवल स्टोन्स का खर्च आता था। ये काफी अच्छा है अगर फूड खरीदा जा सके। कुछ गू ऐसे थे जिनके लिए ऐसा फूड चाहिए होता था जो ढूंढना मुश्किल था, कुछ तो मार्केट में मिलता ही नहीं था। जैसे स्प्रिंग ऑटम सकाडा का खाना समय ही था, ये असल में ज्यादा कीमती था। आखिर एक कहावत है, एक तोला सोना भी एक पाल समय नहीं खरीद सकता। आपके पास कितना भी पैसा हो, क्या आप समय खरीद सकते हैं? आप नहीं कर सकते। थियोरेटिकली एक गू मास्टर अनंत गू रिफाइन कर सकता है। जब तक आप यूज रिफाइन कर सकते हैं, चाहे 10, 100 या 1000 वॉर्म्स हो, सब आसान है। आप जितने चाहे उतने गू रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन असल में एक गू मास्टर के पास आमतौर पर सिर्फ 4 to 5 गुहाई होते हैं। क्या? सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें पालना मुश्किल है। वर्म का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उस खिलाने और पालने का खर्च उतना ही महंगा होगा। ये अक्सर एक गू मास्टर को बहुत मुश्किलों में डाल देता है, जिससे उनके सर में लगातार दर्द रहता है। एक और कारण था इस्तेमाल न कर पाना। मूनलाइट गू का इस्तेमाल करके एक मून ब्लेड अटैक फेंकने के लिए 10% प्राइमेवल एसेंस खर्च करना पड़ता है। एक सी ग्रेड टैलेंट वाला गू मास्टर 3 से 4 अटैक के बाद अपने अपचर में प्राइमेवल एसेंस खत्म कर सकता है। इतने सारे गू पालने से क्या फायदा अगर उन्हें इस्तेमाल हाई ना कर सके? इसलिए गू मास्टर की कल्टीवेशन में एक कहावत चलती है, गू पालना एक महबूबा पालने जैसा है। एक महबूबा को रखने के लिए आपको खाना, कपड़े, घर etc. खरीदना पड़ेगा। ये बहुत महंगा है और जितनी ज्यादा होंगी उतना महंगा होगा। एक आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। भले ही आप इतनी सारी रख लें, एक आदमी की एनर्जी सीमित होती है, वो सबका इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या आप उन्हें सिर्फ देखने के लिए पालेंगे? जब गू मास्टर का रैंक बढ़ता है, तो गू वर्म का फूड स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। इसलिए ये मत सोचिए कि एक गू मास्टर के पास गू रिफाइन करने की कोई सीमा नहीं है। आमतौर पर एक गू मास्टर अपने लेवल के लगभग 4 to 5 गुहाएं रखता है। अगर गू की संख्या बढ़ा दी जाए, तो गू मास्टर बैंकरप्ट हो जाएगा। चैप्टर 24, क्लोज कॉम्बैट का गू मास्टर। 3 दिन बाद अपने शरीर को झुककर बचना, ये एक फ्लाइंग फिस्ट के खिलाफ बचने का आम तरीका है। जब तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला करने आए, तो जल्दी से नीचे बैठ जाओ और साथ ही एक काउंटर अटैक करो, उसके क्रोंच और पेट पर वार करो। एक घूमते हुए मुक्के से मत डरो। आमतौर पर जो लोग आते ही मुक्के चलने लगते हैं, वो लोग होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता और वो जल्दबाज और गुस्से वाले होते हैं। मार्शल आर्ट्स फील्ड पर अकेडमी के मार्शल आर्ट्स 1 इंस्ट्रक्टर ने बोलते हुए डेमोन्स्ट्रेट किया। एक लकड़ी के पुतले का दाहिना मुक्का घुमा और मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर जल्दी से नीचे बैठ गया, आने वाले हमले से बचते हुए। फिर उसने पुतले के पेट में एक मुक्का मारा, उस कुछ ही मुक्कों में गिरा दिया। स्टूडेंट्स एक जी हियर में डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर का मन नहीं लग रहा था, बहुत कम दिलचस्पी दिखा रहे थे।
एकेडमी में कई तरह के कोर्सेज सिखाए जाते थे और ये लेसन मार्शल आर्ट्स के फाउंडेशन के बारे में था। मुक्कों और लातों का इस्तेमाल करना मूनब्लेड के हैंडसम और कूल अटैक स्टाइल के सामने बहुत ही कमजोर लग रहा था, जिसके कारण लगभग सभी स्टूडेंट्स का ध्यान भटका हुआ था। अगली क्लास मूनलाइट गू के यूसेज असेसमेंट की है। तुम लोगों ने अब तक कैसी प्रैक्टिस की है? मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही है। मेन 3 मूनब्लेड्स चला सकता हूं, लेकिन उनमें से कुछ ही लगते हैं। आमतौर पर मैं 2 ब्लेड्स ग्रास पपेट पर मार पाता हूं। मेरा भी यही हाल है। मैंने खास तौर पर एक ग्रास पपेट खरीदा था ताकि इन दिनों में इसके लिए प्रैक्टिस कर सकूं। नौजवान आपस में फुसफुसा रहे थे। उनका दिमाग लेसन से कब का जा चुका था। वो सब अगली क्लास के असेसमेंट को लेकर चिंतित थे। सिर्फ इस असेसमेंट के लिए उन्होंने क्लास के बाद लंबे समय तक कड़ी प्रैक्टिस की थी और अब वो अपने हाथ पैर फैला रहे थे, असेसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट्स की चर्चा की आवाजें इंस्ट्रक्टर के कान तक पहुंच गई और मार्शल आर्ट्स कोच ने अपनी नजर अनपढ़ घुमाई, चिल्लाते हुए, क्लास में बात करना माना है, तुम सब अपना मुंह बैंड रखो और ध्यान से देखो। वो एक रैंक 2 गू मास्टर था। उसका शरीर काफी मजबूत था। उसका ऊपर का शरीर नंगा और तगड़ा था। उसकी कान से ब्रॉन्ज जैसी स्किन पर अनगिनत निशान थे। एक जोर की दहाड़ के साथ उसने एक धमकी भरा अंदाज दिखाया, फील्ड के सभी स्टूडेंट्स पर दबाव बनाते हुए। मार्शल आर्ट्स फील्ड में खामोशी छा गई। मार्शल आर्ट्स का फाउंडेशन सबसे जरूरी चीजों में से एक है। खासकर एक गू मास्टर के कल्टीवेशन के शुरुआती दौर में यह किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। तुम सब अपना ध्यान मुझ पर लगाओ। डांटने के बाद मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर ने एक और लकड़ी का पुतला बुलाया। यह हल्का पीला लकड़ी का पुतला 2 मीटर लंबा था। उसके बड़े लकड़ी के पैर नीले पत्थर की फर्श पर कदम रखते हुए तेज आवाज कर रहे थे। लकड़ी के पुतले ने अपनी बाहें खोली और बेढंगे ढंग से कोच की तरफ बढ़ा। इंस्ट्रक्टर ने उसके हमले से बचकर फिर जोर से उसकी कमर को जकड़ लिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस आगे धकेल दिया, जिससे वो लंबा चौड़ा लकड़ी का पुतला जमीन पर गिर गया। फिर इंस्ट्रक्टर पुतले की कमर पर सवार हो गया और तेजी से पुतले के सर पर मुक्के बरसाने लगा। लकड़ी के पुतले ने कुछ देर तक विरोध किया, फिर उसका सर इंस्ट्रक्टर के बरसते मुक्कों से टूट गया। वो जमीन पर बेजान पड़ा रहा, बिल्कुल हिले बिना। मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ। उसकी सांसें हमेशा की तरह शांत और लंबी थी। उसने स्टूडेंट्स को समझाया, क्लोज कॉम्बैट में एक बड़े और लंबे दुश्मन का सामना करते वक्त डरो मत। दुश्मन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिगाड़ना अपने दुश्मन को काबू में करने का एक समझदारी वाला तरीका है। जैसे मैंने अभी किया, तुम्हें दुश्मन की कमर को जकड़ना होगा, उसके हिप्स को कंट्रोल करना होगा और फिर अपनी ताकत से आगे धकेलना होगा। उसके बाद मौके का फायदा उठाओ और उसके शरीर पर चढ़कर अपने दुश्मन पर जोर से मुक्के मारो। जिनके पास डिफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं होंगी, वो तुरंत ढेर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ने बार बार सर हिलाया, लेकिन ज्यादातर की ईद में अस्वीकृति दिख रही थी। कोच ने ये सब देखा और मन ही मन कड़वाहट से हंसा। हर बैच ऐसा ही था। इन नौजवानों का रवैया स्वाभाविक रूप से खूबसूरत चीजों की तरफ आकर्षित होता था। बिना पर्सनल समझ और अनुभव के उनके लिए मार्शल आर्ट्स फाउंडेशन के महत्व को समझना मुश्किल था। सच तो यह है कि खासकर एक गू मास्टर के शुरुआती दौर में भले हाई बेसिक मार्शल आर्ट्स आशाजनक ना लगे, लेकिन यह असल में ब्लेड अटैक से ज्यादा जरूरी था। याद रखो, क्लोज कॉम्बैट में तुम्हारी नजर हमेशा दुश्मन की आंख पर नहीं होनी चाहिए। यूज दुश्मन के कंधे पर फोकस करना चाहिए। चाहे मुक्का मारना हो या लात, दुश्मन का कंधा हमेशा पहले हिलेगा। क्लोज कॉम्बैट में तुम्हारी स्पीड बहुत जरूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं जिस स्पीड की बात कर रहा हूं वो तुम्हारे मुक्कों की स्पीड नहीं है, बल्कि तुम्हारे पैरों की मूवमेंट की स्पीड है। दूरी सबसे अच्छा बचाव है। अपने पैरों को लचीला रखो, तभी तुम आसानी से अपनी ताकत निकाल पाओगे। जब मुक्के मारो तो एक ट्रायंगल सपोर्ट बनाए रखो, वरना तुम अपना संतुलन खो दोगे। दुश्मन गिरा नहीं और उल्टा तुम पहले गिर गए। इंस्ट्रक्टर ने धैर्य से समझाते हुए डेमोन्स्ट्रेट किया। ये सब उसके कीमती अनुभव थे जो उसने खून और आंसू बहाकर हासिल किए थे, लंबी लड़ाइयों से जमा किया गया अनुभव। दुर्भाग्य से स्टूडेंट्स इससे अनजान थे। वो धीरे धीरे फिर से फुसफुसाने लगे। चर्चा का फोकस अभी भी अगली लेसन के मून ब्लेड असेसमेंट पर था। यह मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन उसका पढ़ने का तरीका गलत है। फैंग युआन भीड़ में शांति से देखता रहा, कभी सर हिलाता तो कभी नामे। इंस्ट्रक्टर के पढ़ने में कोई अनुशासन नहीं था। वो पूरी तरह से अपनी रुचि से पढ़ा रहा था और जो भी उसके दिमाग में आता वही पढ़ा देता। इसलिए जो चीजें वो पढ़ा रहा था वो भी तरतीब थी और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड जानकारी थी। शुरुआत में कई स्टूडेंट्स ने गंभीरता से सुना,
लेकिन धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई और उन्होंने अपना ध्यान दूसरी चीजों पर लगा दिया। सिर्फ फैंग युआन ने पूरे समय ध्यान से सुना, जबकि दूसरे सीख रहे थे, वो रिवाइज कर रहा था। उसका लड़ाई का अनुभव इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा था, लेकिन दूसरों को बयान करते सुनना भी कल्टीवेशन में वेरिफिकेशन का एक तरीका था। एक गू मास्टर का लड़ने का तरीका आमतौर पर मेली और रेंज्ड में बनता होता है। मूनब्लेड अटैक एक तरह का रेंज्ड अटैक है, लेकिन अगर सख्ती से कहा जाए तो इसे मीडियम रेंज माना जाता है क्योंकि इसका असरदार फासला सिर्फ 10 मीटर है। जब क्लोज कॉम्बैट गू मास्टर्स की बात आती है तो मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। मेले बैटल गू मास्टर्स आमतौर पर ऐसे गू चुनते हैं जो उनके अपने शरीर की ताकत को बढ़ते हैं और कल्टिवेट करते हैं। ये गू उन्हें सुपरह्यूमन ताकत, फुर्ती, प्रतिक्रिया, सहन शक्ति ईटीसी देते हैं। बिल्कुल इस मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की तरह उसका पूरा शरीर कान से स्किन से ढका हुआ था। ये बेशक उसकी अपनी स्किन का रंग नहीं था, बल्कि ये एक तरह के कॉपर स्किन गू का प्रभाव था। कॉपर स्किन गू मास्टर की स्किन की कठोरता और बचाव को बहुत बढ़ा देता है, जिससे गू मास्टर ज्यादा नुकसान सह सकता है। एक मूनब्लेड 10% प्राइमेवल एसेंस खर्च करता है। एक गू मास्टर लड़ाई के दौरान कितनी बार मूनब्लेड चला सकता है? बहुत कम बार, खासकर शुरुआती लोगों के लिए जिनको असरदार वार करने में मुश्किल होती है। इसे सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका डराने वाला फैक्टर उसकी जानलेवा शक्ति से ज्यादा है। एक रैंक 1 गू मास्टर के लिए असली उपयोगी स्किल मार्शल आर्ट्स कुंग फू हाई होगी, क्योंकि मार्शल आर्ट का हमला ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद होता है। अफसोस की बात है कि ये सच वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक वो इसका सामना अपने अनुभव से नहीं करेंगे। फैंग युआन ने हल्के से अपने हम उम्रों पर नजर डाली। उसके होनू पर एक हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान बन गई। बेसिक मार्शल आर्ट्स की क्लास आखिरकार खत्म हो गई। एक छोटे से रेस्ट के बाद स्टूडेंट्स की एक उम्मीद से भरी हुई थी। एकेडमी एल्डर थोड़ी देर से आए। उन्होंने अपना बड़ा हाथ हिलाया, बांस की दीवार के सामने लगे ग्रास पपेट्स की कतार की तरफ इशारा किया। वो सीधे मुद्दे पर आए और बोले, ठीक है, आज रिजल्ट्स चेक करने का दिन है। मुझे 5 लोगों का एक ग्रुप चाहिए जो सही सीक्वेंस में आगे आएंगे और मूनब्लेड से 3 बार हमला करेंगे। स्वूश! स्टूडेंट्स का पहला ग्रुप आगे गया और मूनब्लेड हवा में नाचने लगा। 3 राउंड्स के बाद सिर्फ 9 मूनब्लेड्स हाई ग्रास पपेट्स पर लगे। एकेडमी एल्डर ने थोड़ा सा अपना सर हिलाया, हल्का सा नाखुश महसूस करते हुए। यह हिट रेट बहुत कम था। मूल बात यह थी कि इन 5 में से सिर्फ 2 हाई सफलता से 2 मूनब्लेड्स फेंक पाए थे। तुम सब इसके बाद ठीक से प्रैक्टिस करना, खासकर तुम और तुम। एल्डर ने एक छोटे से जुमले में डांटा, फिर उन्होंने अपना बड़ा हाथ हिलाया और कहा, अगला ग्रुप। जिन 2 लोगों को दांत पड़ी थी वो सर झुकाए फील्ड से चले गए। उनमें से एक लड़की थी, उसकी ऊँख थोड़ी लाल थी और उसका दिल दुखी था। वो सिर्फ एक सी ग्रेट टैलेंट थी, फिर भी वो अपने प्राइमेवल एसेंस को जल्दी से रिकवर करने के लिए प्राइमेवल स्टोन्स इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसलिए इन 3 दिनों में उसने बहुत कम प्रैक्टिस की, जिसके कारण उसका मूनब्लेड फेंकने का तरीका आनंदी था। एक गू मास्टर को गू रिफाइन करने, गू पालने के लिए पैसा चाहिए होता है। यहां तक कि गू का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस के लिए भी नकद की जरूरत होती है। लेकिन वो इतना पैसा कहां से ला सकती थी? भले ही उसके दोनों माता पिता उस पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं। फंड की कमी अक्सर एक गू मास्टर के सामने आने वाली दुविधा होती है। वैसे भी मेरे पास नंबर 1 आने का कोई चांस नहीं है। मैं हार मान लेती हूं और प्राइमेवल स्टोन्स बचा लेती हूं, वही मेरे लिए बेहतर है। ये सोचते ही उसका दिल एक बार फिर शांत हो गया। असल में काफी सारे लोग जो इस नौजवान लड़की की तरह ही सोचते थे। प्रैक्टिस की कमी के कारण कई स्टूडेंट्स ने खराब परफॉर्म किया। एकेडमी एल्डर की भौहें और गहरी होती जा रही थी। फैंग युआन देखता रहा, मन ही मन सर हिलाते हुए। ये लोग सच में दया के पात्र और दुखी हैं। सिर्फ थोड़े से प्राइमेवल स्टोन्स के लिए उन्होंने आगे बढ़ने का अपना मौका गवा दिया। प्राइमेवल स्टोन्स इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। अगर तुम कंजूस बनकर प्राइमेवल स्टोन्स जमा करना चाहते हो तो तुम गू मास्टर बने ही क्यों? दूसरे शब्दों में, जो लोग कम सोचते हैं वो अक्सर हर एक पैसे पर झगड़ा करते हैं और कम जरूरी चीजों के पीछे भागते हैं। जबकि जिनकी उम्मीदें ऊंची होती हैं वो आमतौर पर एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार रवैया दिखाते हैं और उनमें चीजों को छोड़ने और जाने देने की ताकत होती है। आखिरकार मेरी बारी है। इस पल गुयुमो बेई का घोड़े जैसा चेहरा एक विश्वास भरी मुस्कान से भर गया और वो फील्ड पर चला गया। उसका कद काठी मजबूत था और उससे एक खतरनाक और शक्तिशाली ऑरा निकल रहा था। खड़ा होने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और 3 मूनब्लेड्स फेंके, तीनों लग गए।
अन ब्लेड्स में से 2 पुतले के सीने पर लगे, जबकि दूसरा ब्लेड पुतले के बाएं हाथ पर लगा, कुछ हरी घास को काट कर अलग कर दिया। इस नतीजे ने स्वाभाविक रूप से नौजवानों को तारीफ से भर दिया। शाबाश! एल्डर की भुएं थोड़ी हल्की हुई। अगला ग्रुप आया। गु यू ची चेंग उनके बीच खड़ा था। उसका कद छोटा और पतला था, उसका चेहरा दानों से भरा हुआ था, उसके एक्सप्रेशन में हल्की सी घबराहट थी। उसने लगातार 3 मून ब्लेड्स भेजे और तीनों पुतले के सीने पर लगे, 3 आपस में जुड़े निशान बनाते हुए। निशान गहरे से हल्के होते गए और कुछ सांसों के बाद अपने असली रूप में लौट आए, पुतले की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी के कारण। हालांकि ये नतीजा पहले हाइगु यूमो बेई के नतीजे के बराबर था और इसे भी एल्डर की तारीफ मिली। ची चेंग अपना सर ऊंचा किए हुए फील्ड से बाहर चला गया, रास्ते में मोबेई को चुनौती भरी नजर से देखते हुए। HMPH फील्ड के नीचे गु यू मोबेई ने एक ठंडी आ भरी, लेकिन उसने ची चेंग के गुस्से भरे घूरने का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो गु यू फैंग झेंग को देखता रहा, जो अभी तक ऊपर नहीं गया था। उसका दिल साफ जानता था कि असली खतरा सिर्फ गु यू ची चेंग और गु यू फैंग झेंग थे। पहला उसके जैसा ही था, एक बी ग्रेड टैलेंट वाला और साथ हाई यूज प्राइमेवल स्टोन्स की लगातार सप्लाई मिलती थी। दूसरा एक ग्रेड टैलेंट था। भले हाई फैंग झेंग के पास उनके जितने प्राइमेवल स्टोन्स नहीं थे, लेकिन सिर्फ अपने ग्रेड टैलेंट के कारण अपने नेचुरल रिकवरी स्पीड पर निर्भर रहकर वो भी कम समय में बहुत प्रैक्टिस कर सकता था। अभी गु यू ची चेंग के रिजल्ट्स आ चुके थे, जो मो बेई के साथ टाई दिखा रहे थे, और अब सिर्फ गु यू फैंग झेंग बचा था। आखिरी कुछ ग्रुप्स में गु यू फैंग झेंग आखिरकार स्टेज पर आया। एक का जियाओ, इसका मतलब चाइनीज बॉक्सिंग है, लेकिन यहां मार्शल आर्ट्स ज्यादा आम और सही शब्द है, क्योंकि ये जमीन चीन नहीं है। चैप्टर एंड।